नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। अमूमन राजनीति की वीडियो देखे जाते हैं, इसलिए मैं भी अमूमन वही वीडियो बनाता हूँ। चलिए आज आपको, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो एक रास्ता तो आ ही जाती होगी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए आज आपको एक इतिहास का एक रोचक प्रसंग सुनाते हैं, जिसको सुन के आप लोगों को आनंद आएगा और आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि अंग्रेज़ों को जितना हम लोग कोसते हैं वो उतना कोसने के काबिल नहीं थे। उन्होंने बहुत से अच्छे काम भी किए। अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान में आए तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुगलों, पेशवा और जो स्थानीय राजे रजवाड़े और नवाब थे, उनके आपसी लड़ाई के चलते भारतीय साम्राज्य एकदम खोखला हो चुका था। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि उस आपसी लड़ाई में से जो उत्पन्न अराजकता थी, उस अराजकता के चलते हिंदुस्तान में बहुत से डाकुओं के दल घूमने लगे थे और वो तरह तरह से लोगों को डाका डालते थे, लूट लेते थे, मार लेते थे। और उसमें एक भिखमंगों का दल भी होता था जो भीख मांगने के बहाने लोगों को मार डालता था। ये सब होने लगा था। इस परिस्थिति में जाहिर सी बात है, जब चारों तरफ अराजकता है और अराजकता के एक कालखंड जो है उस आमतौर पर मान लीजिए कि मोटे तौर पर 1707 से 1857 तक रहा। और इसी कालखंड में अंग्रेज मजबूत भी हुए। जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो जाहिर सी बात है, जब चारों तरफ अराजकता का माहौल फैला हुआ है तो उसमें इतिहास की, संस्कृति की और इन सब चीज़ों की बात करना बेईमानी होता है। ऐसा ही उस समय का माहौल भी था। तो अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो उन्होंने इस पूरी अराजकता को देखा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि इतना बड़ा विशाल भारतीय महाद्वीप, प्रायद्वीप है। और जाहिर सी बात है, अंग्रेज़ों ने अपने आने की शुरुआत मुगलों के समय से की थी, जहांगीर और शाहजहां वगैरह के। तो उनको इसका भी अंदाज़ा था कि अभी हाल ही तक इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है भारतवर्ष का। बहरहाल उसके बाद फिर उन लोगों ने ये ठाना कि इसका जो भारतवर्ष का जो पुराना इतिहास है उसको खोजा जाए। इस काम का बीड़ा कई लोगों ने उठाया, उसमें कनिंघम साहब एक थे। तो कनिंघम साहब, उस जमाने में होता क्या था कि ज़्यादातर लोग जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी होते थे और विभिन्न विभिन्न जगहों से आकर के इंग्लैंड की और अलग अलग ड्यूटीज उनको निभाने दी जाती थी। इससे इतर जो वो काम करते थे उनकी रुचि के हिसाब से होता था। ऐसी में से एक सज्जन थे कनिंघम। कनिंघम को इतिहास में, पुरातत्व में रुचि थी, तो उन्होंने फिर हिंदुस्तान को इतिहास और पुरातत्व को खंगालना शुरू किया और उसकी शुरुआत भी बड़ी मज़ेदार हुई। कनिंघम अपने काम के सिलसिले में उस जमाने में तो घोड़ा ही होता था, घोड़े से पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते थे। तो सबसे पहले वो पहुंचे हरियाणा के जगह पहुंचे जहां पर कि अशोक की लाट लगी हुई थी। अब अशोक की लाट, जाहिर सी बात है, उनके लिए एक आश्चर्यजनक चीज़ थी कि क्या है, इतनी ऊंची लाट है जिसके ऊपर शेर है। तो उन्होंने वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा कि भाई ये क्या है। तो उन लोगों ने कहा कि महाराज ये भीमसेन की गदा है, जो यहाँ आए थे, लड़ाई के बाद गदा छोड़ करके चले गए। अब भीमसेन और गदा का ठीक है, उन्होंने सोचा भाई होगा कुछ। तो अब वो अशोक की लाट ऐसी उनको अपने घूमने के दौरान कई जगह दिखी और सब जगह उनको ये लोगों ने बताया कि किसी ने कहा हनुमान जी की गदा है, किसी ने कहा भीमसेन की गदा है। तो ये सब उन्होंने सुना और वो इतना तो समझदार थे, कनिंघम पढ़े लिखे थे, कि ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में खोजबीन करनी चाहिए। तो फिर कनिंघम ने, अब उसमें जो लिखा हुआ था, कनिंघम ने उसको जाके गौर से देखा और उन्होंने देखा कि ये एक पत्थर की लाट है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। तो अशोक के समय ब्राह्मी लिपि थी और ब्राह्मी लिपि में ही अशोक ने उन लाटों पर लिखवाया था भगवान बुद्ध के बारे में और अपने बारे में। तो फिर उन्होंने, कनिंघम ने पहले सबसे तो ब्राह्मी लिपि सीखी और ब्राह्मी लिपि सीखने के बाद फिर उनको समझ में आया कि यहाँ पर सम्राट अशोक नाम के एक महान सम्राट हुए थे। और फिर उन्होंने जो फर्दर खोज की, तो खोज करते करते फिर उन्होंने उसको जा करके सम्राट अशोक से सिकंदर तक से जोड़ा। और उसी समय उन्होंने ही पता किया कि जब सिकंदर आया था तो उसके साथ एक उसका वो भी आया था, मेनेंडर। तो मेनेंडर ने इसका भारत का उस समय का इतिहास लिखा था जिसका नाम था मिलिंद पन्हों। तो मिलिंद पन्हों से फिर उन्होंने इतिहास की कड़ियाँ जोड़ना शुरू किया कनिंघम ने, और जहाँ तक वो आते वहाँ पर आए। और उसी ज़माने में बड़ा दिलचस्प प्रसंग है कि वो घूमते घूमते पहुँचे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर खोदो तो यहाँ पर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पटना में महल मिलेगा, और वो मिला। इतना एक्यूरेट उनकी कनिंघम की जानकारी थी। फिर उसके बाद उन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बनाई, जिसके चलते भारतीय इतिहास और पुरातत्व का जो काम था वो संस्थाबद्ध तरीके से होने लगा।
और आज भी इसके लिए हम लोग कनिंघम और उनके साथ के लोगों के ऋणी होने चाहिए, जो उनकी पूरी टीम थी। और फिर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने क्रमबद्ध रूप से भारतीय इतिहास की पड़ताल की, तमाम जगहों पर शोध की और तमाम जगहों पर चीज़ों को उसका जो है सिलसिलेवार ढंग से लेखा शुरू किया। और उसी के चलते जो था भारत में जो उत्खनन से और उन सब चीज़ों से तमाम चीज़ें मिल रही थी, नई नई जानकारियाँ, उसके लिए ये हुआ कि इसके लिए म्यूजियम बनाए जाने चाहिए जहाँ उनको कायदे से रखा जाना चाहिए। सारनाथ का जो उत्खनन हुआ, सारनाथ में जो चीज़ें मिली, भगवान बुद्ध की जो तमाम चीज़ें मिली, उसका सबका क्रेडिट भी कनिंघम और उनकी टीम को ही जाता है। उसी सिलसिले में जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले सारनाथ का म्यूजियम बना और वो बौद्ध स्तूप वगैरह उनका सबका क्रमबद्ध ढंग से काम शुरू हुआ। ये पूरा काम जो था अंग्रेजों की देन है। आज की तारीख में जो भारत का लिखित इतिहास है, जो जिसमें उसको जो है पूरी तरीके से कहना चाहिए कि वो अंग्रेजों की देन है। हालांकि आजकल तो ज़माना बदल गया है, तमाम तरीके की बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो लोग कनिंघम के और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की चीज़ों को उसका मतलब उसकी बुराई भी करते हैं, वो भी उससे इतर कोई बेहतर इतिहास नहीं लिख पाए, ये भी फैक्ट है। तो ये मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि आज की तारीख में जो भारत का लिखित और ज्ञात इतिहास है उसका क्रेडिट कनिंघम और उनकी टीम को जाता है। बाद में उसमें बहुत से लोग शामिल हुए, धीरे धीरे उन्होंने बहुत सी चीज़ों को भारत के इतिहास में जोड़ा। जैसे इसी सिलसिले में आपको एक बात बताऊंगा, नाम मुझे उन सज्जन का भूल रहा है। आप लोग कभी मथुरा जाइए तो आपको वहाँ एक बहुत ही शानदार म्यूजियम देखने को मिलेगा। जब मैं मथुरा गया तो मुझे लोगों ने बताया तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा मथुरा में म्यूजियम को समझ में नहीं आ रहा। मैंने उस म्यूजियम को मैं देखने गया, क्या शानदार म्यूजियम बना हुआ है। और वहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, सेल्यूकस की बेटी हेलेना की भी काले पत्थर की मूर्ति रखी हुई, कोई भी जाके उसको देख सकता है। और उसके बारे में जब पता किया मैंने तो मुझे पता चला कि एक कलेक्टर था, अंग्रेज कलेक्टर, इटावा में पोस्टेड था वो, और उसकी जब दिलचस्पी इस सब काम में हुई तो उसने कलेक्ट्री छोड़ी और इसी काम में पूरी तरीके से लग गया। और वो मथुरा का म्यूजियम था, उसी की देन है। ये वहाँ पर लिखा मिला, कोई भी जाके देख सकता है। और इस काम में वो इतना डूबा और उसने अपने भी संसाधन उसमें लगा दिए, जो कुछ उसने कलेक्ट्री के दौरान जमा जथा किया था, कि अंत में वो टीबी से ग्रसित होकर के वो मर गया। ये उसका पूरा इतिहास वहाँ मिलता है, कोई भी जाके उसको देख सकता है। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज़ों ने बहुत सी, भाई जैसे मैंने कहा कि नो डाउट अंग्रेज यहाँ पर अपने उद्देश्यों से आए थे, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने क्या काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी मानना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया, और इसको मानना चाहिए। और एक बात यहाँ पर मैं बात कह के ख़त्म करूँगा, उसके बारे में डिटेल फिर कभी बताऊँगा, कि अंग्रेज़ों ने अपनी विजय के दौरान बहुत अतिशय मतलब ज़रूरी कहीं पर हो गया, वो मतलब मजबूर हो गए, तब उन्होंने किसी शासक का अहित किया। वरना उनका स्ट्रेटजी होती थी कि हमको आपका इलाका चाहिए और आप यहाँ से वहाँ जाइए, आराम से यहाँ से दूर चले जाइए, आराम से जाकर के रहिए, एक मोटी पेंशन लीजिए और हमको ये इलाका चाहिए तो हमको ये इलाका दे दीजिए। वाजिद अली शाह को उन्होंने लखनऊ से हटा के मटिया बुर्ज भेजा, 12 लाख रुपए महीने सालाना की पेंशन थी, जो उसमें बड़ी धनराशि थी। टीपू सुल्तान के 12 बच्चों को उन्होंने ला करके कलकत्ता में टालीगंज में बसाया 100 एकड़ के महल में। और इस तरीके से या पेशवा को जब उन्होंने हराया तो पेशवा की घराने की जो घराना था उसको 2 टुकड़े में उन्होंने हराया। पहले टुकड़े को उन्होंने चित्रकूट में बसाया 7 लाख रुपए सालाना पेंशन दे करके, और बाद के जो लास्ट पेशवा था उसको उन्होंने हरा करके बिठूर में बसाया 8 लाख रुपए सालाना पेंशन दे करके, कहा कि आप लोग पूना छोड़िए, वहाँ जाकर रहिए, पूना में आप रहेंगे तो अनरेस्ट क्रिएट होगा। इसलिए अंग्रेज़ों की बहुत सी अच्छाइयाँ भी थी, उनको मानना चाहिए। और तो समय का चक्र होता है, अपने हिसाब से काम करता है। लेकिन अगर आप शत्रु की अच्छाइयों को भी मानते हैं तो ये आपकी भी महानता होती है, इसलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आगे इसी तरीके की चीज़ें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।